आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी। देखिए, ये पॉलिटी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसका आज हम 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के प्रावधान है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है और ये संविधान के भाग 2 में वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी है। तो कौन सी विशेषता भारत के नागरिकता के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। कह रहा है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक होंगे। अगर आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या मिजोरम, त्रिपुरा, किसी भी राज्य में रह रहे हैं तो आप वहाँ के अधिवासी हैं और भारत के नागरिकता है। यानी कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ के आप निवासी हैं, न कि नागरिक है। नागरिक आप केवल भारतीय होंगे और निवासी आप कहीं के भी हो सकते हैं, किसी भी राज्य का हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र का हो सकते हैं। जिसे हम निवासी कहते हैं। निवास स्थान जो होता है उसी के आधार पर आपका निवास स्थान जो बनाते हैं, वो आप डॉक्यूमेंट जो देते हैं निवासी का कि हम यहाँ का निवासी हैं, हम यहाँ का अधिवासी हैं, वहाँ पर आप निवास करते हैं, न कि आप वहाँ के नागरिकता है। ऐसा नहीं कि आप बिहार के नागरिकता है और भारत के नागरिकता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। भारत में केवल एकल नागरिकता दिया गया है कि आप केवल इंडियन होंगे। आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ के क्या है, अधिवासी है, वहाँ के आपका निवासी है और केवल भारत में नागरिकता है। नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है। वहीं अमेरिका में क्या है, अमेरिका में डुअल जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ के नागरिक होंगे और फिर वहाँ के एक अमेरिका के नागरिकता मिलेगी, यानी कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वहाँ पर पेंसिल्वेनिया में रह रहा है तो पहले पेंसिल्वेनिया का नागरिक होगा, फिर अमेरिका का नागरिक होगा। तो इस प्रकार से वहाँ दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए, नहीं प्राप्त की जा सकती है। देखिए, भारतीय संविधान में जो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 11 के तहत इस संसद को प्राप्त हुआ है। और संसद है जो नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 में बनाया था और उसके तहत 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। जैसे जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा, वहीं वंश के द्वारा और रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता है जो प्रदान किया जा सकता है। इसमें आंसर डी नंबर नहीं होगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। 5 प्रकार है, आप इसे याद रखेंगे। बाई बर्थ यानी कि जन्म के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा है यानी कि पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा है किसी भी भूभाग के सम्मिलित करने से, और बाई डिसेंट यानी कि वंश के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाता है। और भारतीय नागरिकता के कानून बनाने संबंधी जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार संरक्षित है। तो शिक्षा के अधिकार है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखिए, शिक्षा के अधिकार है इसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन है, वो अनुच्छेद 21 क के तहत है। और ये 21 क में संविधान संशोधन करके 86 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा, यानी कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 क में शिक्षा के जो अधिकार है उसे मूल अधिकार बनाया गया। मूल अधिकार है जो कब 2003 में बनाया गया था। और इसी के आधार पर राइट टू एजुकेशन है जो एक्ट बना था। राइट टू एजुकेशन का जो अधिनियम है 2009 में बना था। और राइट टू जो एजुकेशन है अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इस अनुच्छेद के तहत जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। आप याद रखेंगे किसके बारे में पूछा है कि संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में किसे आत्मा कहे थे। तो देखिए, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में आत्मा है, उस संवैधानिक उपचार के जो अधिकार दिया गया है वो उसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जो संविधान का आत्मा बताए थे संवैधानिक उपचार के अधिकार को। संवैधानिक उपचार के जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है।
और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट यानी कि याचिका जारी करती हैं, जिसे रिट याचिका कहते हैं, जारी करती हैं। और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट याचिका जारी करती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट है जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संवैधानिक उपचार के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। और ये 5 प्रकार के रिट है जो हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत जारी किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संवैधानिक उपचार के जो अधिकार भारतीय लोगों को दिया गया है, इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहकर संबोधित किए थे। अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में किसे आत्मा कहा जाता है, सीधे पूछ लिया जाए, किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाए, तो उसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में ही सभी चीज अंकन किया गया है जो संविधान सभा के दिमाग की उपज को दर्शाता है। इसीलिए संविधान की आत्मा है जो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जाएगा तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान है जो मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, भारतीय संविधान है जो मान्यता देता है। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। संबंध कह रहा है अधिकार और कर्तव्य के बीच में क्या है जो स्थापित किया गया भारतीय संविधान में। देखिए, भारतीय जो संविधान था, मूल जो संविधान था, उसमें मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया था। एक भी मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में नहीं लिखा गया था। मौलिक कर्तव्य का समावेशन है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय इसको जोड़ा गया था। और इसके जोड़ने की जो सिफारिश है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये सिफारिश किया गया था। उन्हीं के कहने पर संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेशन किया गया था। और मौलिक कर्तव्य है जो उस समय यूएसएसआर कहलाता था, जिसे हम आज रूस कहते हैं, उसी देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। वही मौलिक अधिकार है जो यूएसए अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भारत में अधिग्रहण किया गया है। तो कर्तव्य और अधिकार के बीच में क्या संबंध है, तक अधिकार और कर्तव्य के साथ सह संबंध है, यानी कि दोनों क्या है, दोनों होना चाहिए, इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में किस रिट को जारी कर सकता है। आप देख रहे हैं उच्च न्यायालय कह रहा है, तो उच्च न्यायालय है जो आर्टिकल 226 के तहत और रिट जारी करती हैं। और सर्वोच्च न्यायालय है जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका जारी करते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है जो जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिंपल सी अर्थ होता है कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है, क्या वो उसको आप सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करो, उसे सहशरीर, जो इस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को सहशरीर न्यायालय के समक्ष पेश करना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आपने उस व्यक्ति को किस आधार पर अरेस्ट किया है, उसको किस आधार पर डिटेन किया है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसा रिट है, एक ऐसा याचिका है जो निजी संस्था के द्वारा यानी कि निजी व्यक्ति पर भी जारी किया जा सकता है और सरकारी संस्था, सरकारी कर्मचारी पर भी जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये निजी और सरकारी दोनों संस्था या व्यक्ति पर जारी किया जा सकता है। कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा तो आर्टिकल 32 हो जाएगा, और जब भी हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा तो आर्टिकल 226 हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा था हाई कोर्ट के बारे में, तो 226 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख रहे, कह रहा है सुमेलित नहीं है, कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ, यानी कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसके सह शरीर, यानी कि टू हैव दी बॉडी ऑफ, उसको सह शरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, ये तो सही हो जाएगा। परमादेश, वी कमांड, परमादेश का मतलब होता है कि हम कमांड करते हैं, हम आदेश देते हैं, ये हो गया वी कमांड, ये बिल्कुल सही है। प्रतिषेध में दिया है टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है। देखिए, टू बी सर्टिफाइड है जो उत्प्रेषण के लिए होता है, टू बी सर्टिफाइड है जो उत्प्रेषण के लिए होता है। वहीं प्रतिषेध के लिए क्या होता है, प्रतिषेध के लिए होता है टू प्रोहिबिटेड यानी कि रोक लगा देना, तो क्या कहलाता है, प्रतिषेध कहलाता है। टू प्रोहिबिटेड ये प्रतिषेध के लिए होता है, और टू बी सर्टिफाइड है जो उत्प्रेषण के लिए होता है। वही अधिकार परीक्षा के लिए होता है वाई व्हाट अथॉरिटी, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है। तो ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद
30 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यक है जो अपने पसंद के, अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे और उस पर प्रशासन करेंगे। इस प्रकार की जो व्यवस्था है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर कह रहा है कि सेवा का अधिकार अवधारणा प्रारंभ हुई थी। तो सेवा के अवधारणा है, सेवा के जो अधिकार की अवधारणा है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये ब्रिटेन से प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 12 नंबर, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार से मौलिक अधिकार से भिन्न है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जिक्र किया गया है। वही मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार आप जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो किस संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोनों पूछ रहा है किस प्रकार से भिन्नता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार है वो बाध्य योग्य है। बाध्य योग्य कहने का मतलब है कि आपका जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप क्या है, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये किस में लिखा गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में इस प्रकार के प्रावधान किया गया है कि जब भी आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो इसके लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ये जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि जब डीपीएसपी का हनन होगा तो आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जाएंगे। ये लिखा गया कहाँ पर? अनुच्छेद 37 में लिखा गया है। लेकिन मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंसर सी नंबर। देखिए, कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कहाँ लिखा गया था? आर्टिकल 37 में लिखा गया, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। यानी कि हनन होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं, उसके संबंध में भिन्नता अंतर क्या है उसके बारे में पूछा गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। देखिए, डीपीएसपी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 51 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और ये उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और अभी तक के सबसे बड़ा संशोधन है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि डीपीएसपी में कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था। देखिए, स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है जो आर्टिकल 39 डी में है और ये मूल संविधान में इस प्रकार का व्यवस्था किया गया था। उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, बिल्कुल सही है, ये आंसर बी हो जाएगा। आर्टिकल 43 बी, आर्टिकल 43 बी में इस प्रकार की आर्टिकल 43 ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था जिसमें बताया गया कि उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यानी कि जब आप उद्योग में जो कि इंडस्ट्री में जो मैनेजमेंट जो टीम होती है उसमें जो लेबर यूनियन के जो एक सदस्य है उसको रखना पड़ता है कि आप लेबर के लिए क्या नीति बना रहे हैं, तो लेबर को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके लिए क्या है, लेबर यूनियन के एक सदस्य को आप अपने मैनेजमेंट की टीम में रखना होता है। ये कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था और ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो ये आर्टिकल 43 ए में इस प्रकार के प्रावधान किया गया था। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, देख रहे हैं, नहीं है, ध्यान देंगे इसका। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ये क्या है? सही है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में बताया गया है जिसे हम यूसीसी कहते हैं, यूनियन सिविल कोड कहते हैं। अभी तक भारत के 2 राज्य में लागू है, एक है पहला गोवा है, वही दूसरा उत्तराखंड है जहाँ पर ये यूसीसी लागू हो चुका है। चलिए देखिए, ऑप्शन डी में क्या क्या? अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत हो जाएगा। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करने की व्यवस्था कहाँ किया गया? आर्टिकल 48 में किया गया है। वही न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो पृथककरण की बात की गई है जो आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल 50 में है, न कि 48 में है। आप समझ गलत। आर्टिकल 48 में कहा गया कृषि का प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण है जो आर्टिकल 50 में बताया गया है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? डीपीएसपी में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, मद्य निषेध बिल्कुल है, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में इस प्रकार की बात कही गई है। काम का अधिकार भी है, आर्टिकल 41 में कहा गया है।
समान कार्य हेतु समान वेतन या आर्टिकल 39D में इस प्रकार के कहा गया है। देखिए सूचना का अधिकार है जो डीपीएसपी का भाग नहीं है, ये किसका है आप देखेंगे ठीक से, तो आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19 में जो आपको मूल अधिकार है उसमें सूचना का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है। तो इस प्रकार के जो प्रबंध है, जो व्यवस्था है, वो मूल कर्तव्य में इसका समावेशन किया गया है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, उस उपबंध कहाँ है, ये मूल कर्तव्य में किया गया है। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। देखिए 10 मूल कर्तव्य है जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, वहीं 11वां मूल कर्तव्य है जो 86 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में है। वहीं जो मूल संविधान था, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य का समावेशन नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, शामिल किया गया। देखिए अभी हम जिक्र कर रहे थे कि मूल कर्तव्य है जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को समाहित किया गया था और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया। और स्वर्ण सिंह समिति का कहना था कि 8 मूल कर्तव्य को जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने 10 मूल कर्तव्य को उस समय समावेशन किया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्वर्ण सिंह समिति। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, करेंगे निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित कौन सा अधिकार है जो मौलिक कर्तव्य में, अधिकार नहीं कर्तव्य के बारे में कहा गया है कि कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य में नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य में कौन नहीं है, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना बिल्कुल है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्वपूर्ण समझना और उसे परिरक्षण करना, ये भी है आपके मौलिक कर्तव्य में। इस प्रकार की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत का गठन करना और सहायता करना, देखिए ये आर्टिकल 40 में है, ग्राम पंचायत का गठन करना, न कि ये मौलिक कर्तव्य में है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। वही डी में देख लीजिए, कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना, ये मौलिक कर्तव्य में इस प्रकार की व्यवस्था है। ये जो ग्राम पंचायत का गठन करना है, ये कहाँ किया गया है, ये आर्टिकल 40 में इस प्रकार का जिक्र किया गया है, न कि मौलिक कर्तव्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। देखिए जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी या त्यागपत्र दे देंगे या किसी भी कारण से पद खाली रहेगा तो 6 माह के अंदर में क्या होता है कि दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। तो 6 माह इसके लिए टेन्योर है, समय है, अवधि है कि 6 माह के अंदर में कर लेना चाहिए सभी काम। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। देखिए कहने का यह क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक ही समय पर अपने पद पर नहीं है, तो कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। देखिए ये ऐसी समस्या हो गई थी 1968 में, एक ही समय पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की पद खाली हो गई थी। हमारे मूल संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय क्या किया गया था, 1968 में एक संविधान में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे हम डिस्चार्जिंग ऑफ फंक्शन एक्ट कहते हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ फंक्शन एक्ट 1968 का एक कानून बनाया गया था और उसके तहत प्रावधान किया गया कि अगर किसी भी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगर संयोग से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो ये तत्कालीन परिस्थिति था, उसमें उस समय एक अधिनियम पारित करके एक कानून बनाया गया था। हमारे मूल संविधान में इस प्रकार की कोई प्रावधान नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। देखिए किसी भी बिल पर जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होते हैं कि वो बिल को पारित कर दें, यानी कि सिग्नेचर कर देंगे तो वो बिल क्या है, अधिनियम है जो एक्ट बन जाएगा, जो विधेयक है जो अधिनियम में पारित हो जाएगा, या रोक लेंगे या क्या करेंगे उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे या उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। ये किस अनुच्छेद, ये आर्टिकल 111 के तहत इस प्रकार के प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये सब अनुच्छेद 111 के तहत ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। देखिए 23 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए अध्यादेश का सिंपल सी अर्थ होता है कि देखिए तत्कालीन समय में दोनों सत्र, लोकसभा या राज्यसभा सदन है जो चर्चा में नहीं है, इनकी बैठक में नहीं है, सत्र में नहीं है,
तो क्या होती है, तत्कालीन आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। तो वो अध्यादेश क्या होती है कि एक कानून की भांति ही कार्य करती है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह से लाया जाता है और राष्ट्रपति के नाम से इसे जारी किया जाता है। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से कोई अधिनियम बनता है उसी प्रकार से अध्यादेश लागू होता है, और ये तत्कालीन समय में जो कानून की आवश्यकता होती है इसकी पूर्ति के लिए लाया जाता है। और ये जब सदन फिर से सत्र में आती है तो 6 सप्ताह के अंदर में इसे पारित करा लेना होता है, नहीं तो 6 सप्ताह के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाती है अध्यादेश। तो क्या होती है, ये आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति है जो अध्यादेश जारी करते हैं, जब तत्कालीन कोई कानून नहीं है और कानून की आवश्यकता होती है तो ये जारी किया जाता है। वहीं 213 के तहत राज्यपाल है जो राज्य के लिए अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति जारी करेंगे 123 के तहत और राज्यपाल जारी करते हैं 213 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? देखिए भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। गणतंत्र का सिंपल सी अर्थ होता है, जब आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, तो गणतंत्र का सिंपल सी अर्थ होता है कि जो राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होगा, वो किसी न किसी प्रक्रिया से नियुक्ति से वो चयन के माध्यम से आया होगा, वही व्यक्ति तब वो के देश का कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। जैसे भारत में क्या राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन क्या वो वंशानुगत नहीं होते। ऐसा नहीं कि जो अभी राष्ट्रपति है उनके पिताजी राष्ट्रपति हो, बाद में बेटा और राष्ट्रपति हो, बेटी राष्ट्रपति हो, तो ये क्या कहलाएंगे, वो गणतंत्र नहीं होगा, तो वो राजतंत्र हो जाएगा। जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में अभी भी राजा या रानी ही वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, लेकिन भारत में क्या है, राष्ट्रपति है जो नियुक्ति जो चयन के माध्यम से चुनाव लड़ करके आते हैं, यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं, न कि वंशानुगत है, इसलिए भारत गणतंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाएगा। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जब चुनाव में विवाद होता है तो ये मामला सीधे चला जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। इस प्रकार की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 71 में 71 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए ही व्यवस्था है कि जब चुनाव में कोई मामला विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा आर्टिकल 71 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटाएगा, तो संसद के द्वारा। संसद के द्वारा है जो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। किस ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। महाभियोग लगाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों है जो महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति यह लोकसभा को कब भंग कर सकता है, जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुशंसा कर दे, जैसे कि प्रधानमंत्री कह दे कि भाई अब लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो राष्ट्रपति भंग कर देंगे। केंद्रीय मंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति है जो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है। देखिए संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है, और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उस समय नहीं रहेंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा उसकी अध्यक्षता किया जाएगा, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनके द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक का आयोजन है उस विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो, उसके लिए क्या है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक का। संयुक्त बैठक की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और ये जब दोनों, जैसे कि जब मान लीजिए लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदन में गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक का आयोजन है राष्ट्रपति बुलाते हैं। और ये जो संयुक्त अधिवेशन है मेनली साधारण विधेयक पर ही आ सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, आप इसको क्लियर करके रखेंगे। केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होगा यदि। देखिए मुख्यमंत्री कब मतदान करेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, जब वो निम्न सदन का सदस्य होगा, यानी कि MLA होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होगा, तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। निम्न सदन का सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, उच्च सदन का सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। जो MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद के अगर सदस्य है कोई मुख्यमंत्री, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार से इसको आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, कि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य, यानी कि विधान परिषद का अगर कोई मुख्यमंत्री सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। जैसे नीतीश कुमार क्या है, नीतीश कुमार विधान परिषद से सदस्य हैं तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। केवल निम्न सदन के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है।
तो राष्ट्रपति है भारत में कई बार भी चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए जो व्याख्या है, व्यवस्था है, वहाँ की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। लेकिन अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति वहाँ 2 ही बार चुनाव लड़ सकता है, लेकिन भारत में क्या है, उसकी कोई लिमिट, कोई समय सीमा नहीं तय किया गया। ये कहाँ लिखा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन में एक सही नहीं है? राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करता है, तो एक संगठक का भाग है, बिल्कुल है। वह दोनों सदन की चर्चा में भाग लेता है, गलत है। वो किसी भी सदन की चर्चा में भाग राष्ट्रपति नहीं लेते हैं। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सत्र की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, बिल्कुल सही है। जो सत्र का पहला बजट, जो वर्ष का पहला जो सत्र होता है, जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, उसमें संयुक्त अधिवेशन होता है और राष्ट्रपति संबोधित करती है, ये सही है। वह किन्हीं परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकती है, बिल्कुल। आप अभी जिक्र किए थे कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति है जो तत्कालीन आवश्यकता को पूरा करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है, तो डी सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गलत है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट विटो की शक्ति का प्रयोग किया था? वह है, देखिए पॉकेट विटो का जो प्रयोग किया गया था वो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक है। इसके संबंध में जो ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो उन्होंने विधेयक पास करके राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा था। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था, तो इस पर ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट विटो का प्रयोग किया था। तो एकमात्र मामला है जिसमें राष्ट्रपति ने पॉकेट विटो का प्रयोग किया गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा था? इनके कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पर आसीन नहीं रहा था। तो ये कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे, जो डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। ये उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। एस राधाकृष्णन, आप जानते हैं ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? देखिए कह रहा है कि किस सदन के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। देखिए लोकसभा में क्या कंडीशन है कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है वही उसका अध्यक्षता करेगा। विधानसभा में भी वही कंडीशन है। तो ये कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा का उपसभापति होते हैं। तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होते हैं। आर्टिकल 64 के अनुसार कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा का सभापति के रूप में वो काम करते हैं आर्टिकल 64 के अनुसार। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन संबंध में क्या प्रावधान है? ये संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो ये क्या है? संविधान इसके लिए मौन है। इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है कि कितना और चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जब तक निर्वाचित होते रहेंगे यानी कि चुनाव जीतते रहेंगे तब तक वो राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में संविधान में इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि उपराष्ट्रपति कितने टर्म तक उपराष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। इसके लिए संविधान मौन है, इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए 36 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में पूछ रहा है कौन सा असत्य है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है जो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो बी नंबर है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति है जो चुनाव के माध्यम से उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करते हैं, जिसमें संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, याद रखेंगे, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में या लोकसभा में जो मनोनीत होते हैं, उसमें कोई भी सदस्य, पहले लोकसभा में हुआ करते थे मनोनीत, अब लोकसभा में मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होते हैं, तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिसकी मृत्यु अपने पद पर रहते ही हुए थी, वो कृष्णकांत जी थे। उनका मृत्यु है जो उपराष्ट्रपति के पद पर
रहते हुए हुआ था। वहीं राष्ट्रपति के रूप में आप देखेंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन उनका था मृत्यु पद पर रहते ही हुआ था, और एक और वो राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु अपने पद पर ही रहते हुए हुआ था। मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, उनका राष्ट्रपति का नाम भूल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। राष्ट्रपति की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद तब तक संभालता है, कब तक संभालता है? वो 6 महीना तक मैक्सिमम समय है कि 6 महीना तक, 6 महीना के अंदर ही 6 महीना के अंदर चुनाव हो जाए, अगर चुनाव हो जाता है 6 महीने के अंदर तो उपराष्ट्रपति है अपना पद अब उपराष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे और नए राष्ट्रपति चुनकर आ जाएंगे। कितने दिन के अंदर है? तो ये 6 माह के अंदर है। इस प्रकार का काम 6 महीना के अंदर ही किया गया है। चलिए 39 नंबर। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन भत्ते आदि प्राप्त होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो काम करते हैं उसके रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के कार्य करने के लिए। देखिए जो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं उसके लिए उनको वेतन मिलता है, याद रखेंगे, उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। ये जब राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं उनके लिए उनको वेतन दिया जाता है। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी है? देखिए आर्टिकल 66 है जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान करता है, और इसमें बताया गया है कि संसद के दोनों सदन के जो सभी सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। आप इसको क्लियर याद रखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, जो लोकसभा में जो बहुमत जो दल साबित कर देगा उसके जो मुखिया होंगे उसको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का नेतृत्व करता है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होता है? तो निम्न सदन का, यानी कि निम्न सदन का बहुमत दल का नेता होगा उसको, निम्न सदन का जो बहुमत दल का नेता होगा उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। निम्न सदन यानी कि लोकसभा का बहुमत दल का नेता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो, देखिए जब प्रधानमंत्री है जो संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य होंगे तो क्या हो जाएगा? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। जब प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य होंगे यानी कि राज्यसभा से जब सदस्यता ग्रहण कर लेंगे प्रधानमंत्री, तो क्या करेंगे? जब अपने पार्टी के लिए विश्वास मत का प्रस्ताव आएगा तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य है, न कि लोकसभा का सदस्य, इसलिए। और विश्वास प्रस्ताव है जो लोकसभा में आता है, याद रखेंगे। विश्वास प्रस्ताव है जो मंत्री परिषद के द्वारा यानी कि सत्ता में जो पार्टी है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। और ये अविश्वास प्रस्ताव है जो किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा, और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिए थे? तो देखिए चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह है जो संसद में 21वें सत्र में उपस्थित नहीं हुए थे, उससे पहले वो इस्तीफा दे दिए थे क्योंकि उनको पता हो गया था कि मेरा सरकार अब जाने वाला है, इसलिए वो इस्तीफा दे दिए थे। वह प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। देखिए प्रथम पूर्णतः कह रहा है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कहने का ये क्वेश्चन का मतलब है कि पहला वो कौन सा प्रधानमंत्री यानी कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो पूरा का पूरा 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे क्योंकि 1977 में इनका सरकार आया था, लेकिन वो पूरा का पूरा 5 साल कार्यकाल नहीं चला पाए थे, 2 साल के अंदर ही सरकार गिर गई थी। तो इसके लिए प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर पाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? देखिए वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है जो किसके पास होता है? तो वास्तविक कहेगा तो प्रधानमंत्री के पास हो जाएगा। और सीधे पूछेगा कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति के प्रधान कौन होते हैं? तब हो जाएगा कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 के तहत बताया गया है कि कार्यपालिका के जो प्रधान होंगे राष्ट्रपति होंगे, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान होंगे जो प्रधानमंत्री होंगे। दोनों में थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है?
तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, वहीं राज्य स्तर पर इनकी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जिला स्तर पर आप देखेंगे कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम वहाँ का होगा। तो केंद्र में कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री होगा, राज्य में हो जाएगा मुख्यमंत्री, जिला में कौन हो जाएगा, तो वहाँ पे जिला अधिकारी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, इसके प्रधान कौन होते हैं, तो इसके प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अभी हम जिक्र किए हैं कि इसके प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऐसे कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 53 के तहत। मंडल आयोग जिसने प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया था, वो गठन करने वाले थे। तो देखिए मंडल कमीशन है जो किसके द्वारा गठन किया गया था, तो मोरारजी देसाई के द्वारा 1978 में गठन किया गया था। और मुख्य रूप से इस समिति का गठन करने का प्रावधान ये था कि जो ओबीसी वर्ग है उसको किस प्रकार से आरक्षण दिया जाए, सुझाने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था कि आरक्षण का क्या प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। कब ये किया गया था, 1978 में। और इसकी रिपोर्ट 80 में आ गई थी लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ था, तो 1990 में बीपी सिंह की सरकार है जो मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया था। कौन, बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग का रिपोर्ट को लागू किया था 1990 के आसपास में। उस समय बताया गया था कि ओबीसी के जो आरक्षण है 27% आरक्षण होना चाहिए और ओबीसी की संख्या है उस समय 52% बताया गया था। इस प्रकार से आज ये हमारा 50 क्वेश्चन का जो सेट था वो कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।